हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल सीरीज चलाई गई है जिसका पार्ट 22 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज आपके अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, डीएवी कॉलेज की स्थापना सन 1902 ईस्वी में किसने एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डीएवी कॉलेज की स्थापना सन 1902 ईस्वी में एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने डीएवी पीजी कॉलेज की स्थापना सन 1902 ईस्वी में एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की। और डीएवी जो है ये वर्ष 1910 तक मिडिल स्कूल रहा और वर्ष 1911 ईस्वी में ये हाई स्कूल बना और वर्ष 1922 ईस्वी में इंटरमीडिएट कॉलेज बना। और 1946 की बात करें तो वर्ष 1946 ईस्वी को डीएवी डिग्री कॉलेज बना और वर्ष 1948 ईस्वी में ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना। और शुरुआत में डीएवी पीजी कॉलेज का संबंध किससे रहा? तो शुरुआत में डीएवी पीजी कॉलेज का संबंध रहा आगरा विश्वविद्यालय से। आगरा विश्वविद्यालय से इसका संबंध रहा शुरुआत में। और वर्ष 1965 ईस्वी में मेरठ विश्वविद्यालय के बाद वर्ष 1974 ईस्वी में गढ़वाल विश्वविद्यालय से इसका संबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी, ये बिहार नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान का लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फैला है 624 वर्ग किलोमीटर में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से स्थापित किया गया था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जोशीमठ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर ध्यान रखिए। जोशीमठ में इसका मुख्यालय है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और डब्लू गार्डन जो है ये 1883 ईस्वी में नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को मेघदूत में किस नाम से संबोधित किया गया है? देखिए, फूलों की घाटी को मेघदूत में संबोधित किया गया है किस नाम से? अलका नाम से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस जनपद में है? चमोली जनपद में। चमोली जनपद में ये नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी यहाँ पर बहती है। फूलों की घाटी की खोज वर्ष 1931 ईस्वी में किसके द्वारा? फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई। और यह राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा? अलका कहा। और फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है? ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो स्कंद पुराण में इसको कहा जाता है क्या? नंदकानन। नंदकानन इसको कहा जाता है स्कंद पुराण में। फूलों की घाटी को वर्ष 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है,
कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? देखिए कन्हैया अष्टमी मनाती है कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए दशहरा, होली, दिवाली, इसके अलावा माघ की खिचड़ी और आपकी कन्हैया अष्टमी और आपका इसके साथ ही बजहर, ये थारू जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। इनको जरूर ध्यान रखिए। दशहरा, होली, दिवाली, माघ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी और बजहर, ये थारू जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। थारू जनजाति के लोग कौन सा धर्म मानते हैं? ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और पछावन काली, नगरियाई देवी, भूमिया, इसके अलावा करो ये अन्य देवी देवताओं, भूत प्रेतों तथा अपने पूर्वजों की पूजा भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से गीत प्रेम गीत होते हैं? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो प्रेम गीत कौन से गीत होते हैं? इनमें से लामण गीत जो है ये प्रेम गीत होते हैं। और नौन्याली गीत की बात करें तो नौन्याली गीत ये किसके गीत होते हैं? ये बच्चों के गीत होते हैं। छोपती गीत जो है ये संयोग श्रृंगार प्रधान गीत होते हैं जो कि रवाई जौनपुर में गाया जाता है। छोपती गीत जो है ये संयोग श्रृंगार प्रधान गीत हैं जो कि रवाई जौनपुर में गाया जाता है। और इसके अलावा देखिए थड़िया गीत की बात करें तो थड़िया गीत आपका क्या होता है? ये सामूहिक नृत्य प्रधान गीत होता है। कौन सा गीत? थड़िया गीत। तो ये सारे गीत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनको जरूर ध्यान रखिए। अगला है, हेमकुंड में संत सोहन सिंह ने गुरुद्वारे की स्थापना कब की? देखिए हेमकुंड में संत सोहन ने एक गुरुद्वारे की स्थापना की किस वर्ष? वर्ष 1936 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हेमकुंड जो है ये कहाँ पर, किस जिले में है? चमोली जिले में। चमोली जिले में ये सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। हेमकुंड साहिब जो है ये कितने पर्वतों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है और इसके पास झील से हिमगंगा नदी निकलती है और इस झील के समीप एक गुरुद्वारा भी है, इसको ध्यान रखिए। और हेमकुंड साहिब, इसे लोकपाल तीर्थ भी कहा जाता है। लोकपाल तीर्थ भी इसी को ही कहा जाता है। किसको? हेमकुंड साहिब को। और देखिए हेमकुंड साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। हेमकुंड में भौगोलिक खोज तारा सिंह ने अपनी किताब तीरथ संग्रह में किया था। और हेमकुंड साहिब के विकास में संत सोहन का, हेमकुंड के विकास में किसका? संत सोहन का प्रमुख योगदान है। अगला देखिएगा, टनकपुर नगर की स्थापना कब हुई? टनकपुर नगर जो है इसकी स्थापना हुई 1880 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए टनकपुर नगर की स्थापना कब हुई? 1880 ईस्वी में टनकपुर की स्थापना हुई थी और इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है ग्रास्टीगंज। ग्रास्टीगंज जो है इसका प्राचीन नाम है। देखिए छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताए जाते हैं, यहाँ से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा आरओ का एग्ज़ाम कुछ टाइम पहले हुआ था, इसके अलावा अपर पीसीएस का एग्ज़ाम भी हुआ था, तो उनमें किस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए थे। आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट जो मैं बताती हूँ वहीं से आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगामी एग्ज़ाम देखिए उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सीरीज़ से। तो डेली इन सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा आप। डेली आपको 6:30 बजे ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ टाइम पहले से नहीं कराई जा रही थी, बीच में अराउंड 1 हफ्ते का गैप हो गया था, लेकिन आज से हम लोग इन क्लासेस को कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे, आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यूसली। तो आप सभी लोग इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये जो सीरीज़ हैं ये मोस्ट
इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन सीरीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था? ग्राष्टीगंज इसका प्राचीन नाम था। और टनकपुर बसाने का श्रेय जो है ये किसको? मी टॉल्क को जाता है। मी टॉल्क को इसको बसाने का श्रेय जाता है। और टनकपुर जो है ये माँ पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार भी है। वर्ष 1890 ईस्वी में अंग्रेज पर्यटक टलक और हसी जो है ये इस क्षेत्र में आए हुए थे और यहीं अपने बंगले इन्होंने बनवाए। कौन कौन से थे ये अंग्रेज पर्यटक? एक का नाम था टलक और दूसरे का नाम था हसी, जो इस क्षेत्र में आए हुए थे और यहीं पे इन्होंने अपने बंगले बनवाए। कब आए? 1890 ईस्वी में। अगला देखिएगा, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी है? ये है माझी वन फूल घाटी। माझी वन फूल घाटी, माझी वन की फूल घाटी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिल हिल्स के कौन से दिन उत्तराखंड में पैगंबर इब्राहिम की याद में मनाया जाने वाला पर्व ईद उल जुहा यानी बकरा ईद जिसको कहा जाता है मनाया जाता है? बकरा ईद मनाया जाता है कब? जिलहिज के 10वें दिन। जिलहिज के 10वें दिन मनाया जाता है बकरा ईद या ईद उल जुहा इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किसकी याद में? उत्तराखंड में पैगंबर इब्राहिम की याद में ये मनाया जाता है ईद उल जुहा पर्व। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंशी शासक मानसा का सत्तारोहण कब हुआ था? देखिए पंवार वंशी शासक थे मानसा और इनका सत्तारोहण किया गया वर्ष 1591 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानसा जो है ये 44वें राजा थे पंवार वंश के, जो कि बलभद्र शाह के उत्तराधिकारी थे। और इनका शासनकाल की बात करें तो 1591 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक मान शाह का शासनकाल रहा। और मान शाह के लेख जो हैं ये कहाँ से? देवप्रिया के क्षेत्रपाल मंदिर से व रघुनाथ मंदिर से मिले हैं। ये ध्यान रखेंगे, देवप्रिया के क्षेत्रपाल मंदिर और रघुनाथ मंदिर से मान शाह के लेख मिले हैं। और मान शाह के काल में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर क्या किया? आक्रमण किया और हार का मुंह देखना पड़ा इनको। और वर्ष 1605 ईस्वी के युद्ध में गढ़वाल सेना नायक खतर सिंह जो है ये मारा गया था। इसी कारण कुमाऊं में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? खतौड़वा महोत्सव मनाया जाता है। तो इसी युद्ध में ये मारा गया था खतर सिंह, इसलिए खतौड़वा महोत्सव मनाया जाता है कुमाऊं में। मान शाह के समय गढ़वाली कवि कौन था? कवि भरत जो है ये मान शाह के समय कवि था। भरत कवि भरत जो है ये किसका दरबारी कवि था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। या किसके शासनकाल में कवि भरत जो है ये गढ़वाल का कवि था? इस तरीके से क्वेश्चन आयोग द्वारा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखिए। और भरत कवि जो है इन्होंने किस काव्य की रचना की? मानवोदय काव्य की इन्होंने रचना की। मान शाह के समय के 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उन्हें श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नामक नगर जो आपका देखिए श्रीनगर के अंतर्गत एक मानपुर नामक नगर है, तो ये किसने बसाया था? ये मान शाह के द्वारा ही बसाया गया था। और मान शाह के समय कितने लेख प्राप्त हुए? इनके समय के 4 लेख प्राप्त हुए हैं। अगला देखिएगा, गुंजन के रचयिता कौन है? देखिए गुंजन के रचयिता हैं कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए गुंजन लोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है। और सुमित्रा नंदन पंत के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था, गोसाई दत्त।
सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1968 ईस्वी में किसके लिए? चिदंबरा रचना के लिए पंत जी को मिला और वर्ष 2015 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी भी किया गया। और पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या रखा गया? आकाशवाणी रखा गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी, ये किसके परामर्श पर रखा गया? सुमित्रा नंदन पंत जी के परामर्श पर रखा गया। और पंत जी को वर्ष 1960 ईस्वी में कला व बूढ़ा चांद रचना के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। आप कमेंट करके बताइएगा इनको पद्म भूषण एवं विशाल महाकाव्य लोकायतन के लिए जो पद्म भूषण है, सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं इनको पद्म भूषण पुरस्कार ये किस वर्ष दिया गया? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और वर्ष 1964 ईस्वी में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ, जिसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला विशाल महाकाव्य लोकायतन के लिए। आप बताइएगा पद्म भूषण इनको किस वर्ष दिया गया? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, विश्व की आदिम जनजाति में एक वनराज जाति के निर्वाचित प्रथम निर्दलीय विधायक कौन है? तो इसका राइट आंसर है क्या? गगन सिंह रजवार। विश्व की आदिम जनजाति में एक वनराज जाति के निर्वाचित प्रथम निर्दलीय विधायक हैं गगन सिंह रजवार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है? आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र जो है ये है आपके कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया और 21 जुलाई 2013 को राज्य में एनडीआरएफ के तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आदमी जो मछुआरा नहीं था नाटक के नाटककार कौन है? तो देखिए, आदमी जो मछुआरा नहीं था इस नाटक के नाटककार हैं मृणाल पांडे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मृणाल पांडे जो हैं ये गौरा पंत शिवानी की ये पुत्री थी और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें मृणाल पांडे की, कौन कौन से हैं इनके प्रमुख रचनाएं, इनको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, इंपॉर्टेंट है। एक तो है इनका चोर निकल भागा, दूसरा है आदमी जो मछुआरा नहीं था, और तीसरा है जो राम रचि राखा है, और चौथा है जो कि इनकी अंग्रेजी रचना है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चौथी रचना है अंग्रेजी भाषा की रचना है इंडियन थिएटर टुडे। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, मधुमक्खी पालन की 24 औद्योगिक इकाइयां कहाँ पर हैं? तो मधुमक्खी पालन की 24 औद्योगिक इकाइयां जो हैं ये भवाली हल्द्वानी में हैं। भवाली हल्द्वानी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, 49 गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, 49 गढ़वाल राइफल्स की स्थापना की गई वर्ष 1901 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के द्वारा, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और वीडियो कैसी लग रही है? आजकल आप सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, अपना स्कोर भी आप जरूर कमेंट किया कीजिए। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो स्कोर भी आप जरूर अपना कमेंट कीजिएगा। आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर गेन करते हैं? तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और देखिए, आपका 49 गढ़वाल राइफल की स्थापना वर्ष 1901 ईस्वी में हुई और 1891 ईस्वी में 6वीं गढ़वाली कंपनी की मदद से 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन हुआ था। और देखिएगा, 1892 ईस्वी में गढ़वाल राइफल
1892 ईस्वी में इसे गढ़वाल राइफल का खिताब मिला और वर्ष 1901 ईस्वी में दूसरी बटालियन 49 गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ऑफ इन्फेंट्री का गठन हुआ था और सैन्य पुनर्गठन के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, 18वीं गढ़वाल राइफल्स इसका नाम हुआ सैन्य पुनर्गठन के बाद, और जिसे वर्ष 1945 ईस्वी में रॉयल गढ़वाल 1945 ईस्वी में से रॉयल गढ़वाल राइफल्स कहा जाने लगा और स्वतंत्रता के बाद गढ़वाल राइफल्स इसका नाम पड़ा। तो गढ़वाल राइफल्स ही है जो आपका 49 गढ़वाल राइफल है, ये गढ़वाल राइफल का ही एक नाम है जिसको पहले 49 गढ़वाल राइफल कहा जाता था। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं आपके यहाँ पे जो आपको बताए जाते हैं। अगला देखिए, थुलमा टुमकर चुटका नाम ऊनी वस्त्र किस जनजाति की स्त्रियां बनाती है। देखिए, थुलमा टुमकर चुटका नाम की ऊनी वस्त्र जो हैं ये बनाती है किस जनजाति की स्त्रियां, जाड़ जनजाति की स्त्रियां। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मुख्य फसल है, तो मुख्य फसल है इसमें से मडवा, दालें, मक्का सभी हैं, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग जो है इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 27 मई 2003 को। 27 मई 2003 को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था और राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन पता ही है आपको 27 मई 2003 को हुआ था, मैंने आपको बता दिया। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिसका मुख्यालय है देहरादून में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये भी जरूर ध्यान रखिए। अगला देखिए, सुरेंद्र सिंह कनवासी किस खेल से संबंधित है। देखिए, सुरेंद्र सिंह कनवासी जो है ये संबंधित है किससे, नौकायन से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। सुरेंद्र सिंह कनवासी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं ये और अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, अर्जुन पुरस्कार से ये सम्मानित हैं सुरेंद्र सिंह कनवासी। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।